आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर 6 गुरुत्वाकर्षण। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशन और हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का बेसिकली मीन्स ये होता है कि जब हम पृथ्वी से मतलब यहाँ पे अब जैसे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे खड़ी होकर मैं कोई भी जैसे ये कैप लिए मैंने स्केच की कैप लिया और मैं इसको यहाँ से नीचे फेंकूँगी तो नीचे गिर जाएगी। तो आप जो ये कैप है ये नीचे गिर रही है, किस कारण से गिर रही है? क्योंकि जो ये अर्थ है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, ये अपनी तरफ से एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। कि मतलब हम ऊपर से कोई भी चीज़ को नीचे गिराएंगे तो वो हमेशा नीचे ही गिरेगी। क्या सभी चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरती हैं? कुछ चीज़ हम ये भी देखते हैं कि ऊपर भी मतलब जैसे बर्ड्स वगैरह है वो फ्लाई कर रहे हैं ऊपर, क्या वो नीचे गिर जाते हैं? नहीं गिरते हैं। तो उसके जो आंसर है वो हम आगे पुटअप करेंगे। और हम देखते हैं कि हम एक बार काफ़ी स्टूडेंट्स अपना ग्रुप बना के घूमने जाते हैं बाहर, तो वो एक टेंपल की ओर जाते हैं तो वो ऊपर की ओर चढ़ान होती है उस टेंपल की। तब जैसे ही वो उस चढ़ान पे जैसे चढ़ने लगते हैं तो वो क्या फील करते हैं कि थोड़ी दूर चढ़ते ही वो थक जाते हैं और उनके पसीना और आने लग जाता है। उन्हें डर लगता है कि अगर हम टेंपल की ओर लेट पहुंचेंगे तो शायद टीचर से हमें डांट पड़ेगी। लेकिन टीचर उन्हें कुछ नहीं बोलते। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो चढ़ान थी वो ऐसे इस तरीके से स्लोप बना हुआ था और जब हम ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे उस स्लोप की ओर तो हमें थकान महसूस होगी और पसीना आएगा। लेकिन हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं? जब हम कोई भी भारी बॉक्स है, अगर हम लोग ऊपर उस ऊंची चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हमें तो थकान महसूस होती है और हमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन वाला अट्रैक्शन फोर्स, और हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और इसीलिए हमें थकान ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास कोई हैवी बॉक्स है, उसको हमें नीचे पहुंचाना है तो उसी स्लोप का हम यूज़ करेंगे और उसको ऊपर से हम ऐसे धक्का देंगे। जैसे ये हम नोटबुक लेंगे और इस पर मैंने ये पेन यूज़ किया है। अगर हम लोग कोई ऊंची चढ़ाई पे चढ़ान करते हैं तो हमें थकान फील होती है, लेकिन ये कोई हैवी बॉक्स है और हम इसको ऊपर से ऐसे करेंगे तो इजीली नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक जो फोर्स हमने समझा है, गुरुत्वाकर्षण हमने समझा है, वो तो कॉग्निटिव का पार्ट हो गया और हमने जो एक्सपेरिमेंट करके बताया है ये साइकोमोटर का पार्ट हो गया। और कोई हैवी बॉक्स है, कोई हैवी सामान है, उसको ऊपर जो चढ़ाई पे है उसको नीचे इजीली लाने के लिए जो हमने ये एक्सपेरिमेंट यूज़ किया है वो इफेक्टिव में आ गया। मतलब इससे हम कोई भी हैवी सामान है कोई भी है तो उसको इजीली हम नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये इफेक्टिव का पार्ट है। मैम मेरा जो आपने बताया कि जो चीज़ ऊपर जाती है ग्रेविटेशन फोर्स से वो नीचे ज़रूर आएगी, तो फिर अपन कोई भी चीज़ कुक कर रहे हैं तो वेपर तो ऊपर जा रही है, वो तो नीचे नहीं आ रही। उसका रीज़न वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो हवा से हल्की होने के कारण वो ऊपर जा रही है। उस पर ग्रेविटेशन फोर्स था, उसमें ग्रेविटी फोर्स ये लग रहा है कि वो ऊपर जा रही है नहीं कि नीचे, क्योंकि वो हवा से हल्की है। जैसे मैम आपने ये बताया कि बर्ड्स वगैरह ये फ्लाई करते हैं तो ये नीचे नहीं आ रहे, क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो इसका आंसर ये होगा, नॉर्मली हर चीज़ पॉसिबिलिटी होती है, हर चीज़ जहाँ पर अर्थ में जितनी भी हमारे पास में चीज़ें सब पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं जिस पर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है। बर्ड्स पे भी लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि जो बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती है वो बहुत खोखली होती है, लाइट वेटेड होती है और उनकी जो शेप होती है वो एरोडायनामिक होती है, जो कि हवा को काटने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। इस वजह से क्या होता है, उनका लाइट वेट की वजह से वो हवा में रहती है, हवा में उड़ने का काम करती है। ग्रेविटेशन फोर्स उस पर भी लगती है एक्चुअली। प्लम लाइन वो है जो मिस्त्री जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। जैसे ये सीधे से खड़ी है पूरी है दीवार की तरह जैसे दिख रहा है, तो इसको सीधी ऊर्ध्वाधर दिशा में कैसे रखेंगे? तो ये एक धागा होता है और धागे के नीचे एक लोहे का एक शंकुनुमा एक वो लगा हुआ होता है, तो इसको चेक करते हैं। तो जैसे जैसे चेक करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन को हम प्लम लाइन बोलते हैं उसको। तो इस तरह से कोई भी चीज़ हमें सीधी ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जानी है तो प्लम लाइन का अपन यूज़ करते हैं वहाँ पे। बेटा आपने जो अफेक्टिव डोमेन बताया वो अफेक्टिव डोमेन नहीं हुई। अफेक्टिव डोमेन कहाँ पर काम करी कि आपने महसूस किया कि ये वर्कर है, ये ऊपर लेके जाता है, इसको कितनी थकान होती होगी लेके जाने में। तो अब हम क्या करें, हम इनको बताएं कि भैया अगर आप ऊपर से इसको लुढ़का दोगे ना तो भी ये आ जाएगी और आपको थकान कम लगेगी। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप उस व्यक्ति की थकान को महसूस करके रास्ता दिखा रहे हो। ये हुआ हमारा अफेक्टिव डोमेन। जब हमने करके दिया तो वो साइकोमोटर डोमेन है। आई होप अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन अच्छे से क्लियर हो रहा हो। अफेक्टिव में हम
खुद को दूसरे की जगह रख के उसकी तकलीफ को महसूस करते हैं और फिर कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते हैं ताकि उसकी तकलीफ दूर हो सके। दूसरा आपने चीज़ देखी, आपने कहा कि वो टेम्पल वो बेसिकली वो एक किले की तरफ जा रहे हैं, तो आपने एक चीज़ ये देखी कि जब यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग भी है। क्रिटिकल थिंकिंग पहले जो इसमें जो कैरेक्टर है राय का, एक लड़की है, वो ये सोचती है कि टीचर मना क्यों नहीं कर रहे, बच्चे तो भागते चले जा रहे हैं ऊपर, और टीचर को पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी और वो बच्चे अपने आप थक के रुक जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रैकिंग करना, पहाड़ों पे चलना, जहाँ स्लोप होता है वहाँ मुश्किल होता है। क्यों? जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि फोर्स तो नीचे लग रहा है और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स जो देखे क्रिटिकल थिंकिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको वही जो चीज़ आपने बताई कि क्रिटिकल थिंकिंग को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो कैसे रिलेट कर रहे हैं कि अगर स्लोप है तो वहाँ पे बच्चे अपने आप क्यों रुक गए, तो वो बच्चा रिफ्लेक्शन, जो मनन हम बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, या इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच की जो हम बात करते हैं, वो कहाँ से आएगी कि यहाँ पे बच्चा पूछेगा टीचर से कि सर आप उनको रोक क्यों नहीं रहे हो, तो वो क्यों नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि उसका ये आंसर। थैंक यू।